द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके प्रश्न हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। आपकी परीक्षा के लिए यह बुक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो रोज़ शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट गणित का सॉल्व करते हैं उसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, हमारे ऐसे भाई हैं जो गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे 3 उद्देश्य हैं उसमें जो पहला उद्देश्य है कि भैया गणित को हमें सीखना है, रटना नहीं है, गणित में जादू भी नहीं दिखना है। बहुत सारे यूट्यूबर गणित में जादू दिखाते हैं, 1 सेकंड में आपको एक प्रश्न सॉल्व करके बता देते हैं। उस तरीके से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, रटने से और जादू देखने से गणित में सिलेक्शन नहीं होता है। आपको गणित सीखना ही पड़ेगा, ठीक ना। गणित सीखने के लिए अगले 3 से 4 महीने 5 महीने तक जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक साथ में बने रहिए। आपको गणित में बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टारगेट होता है वो आपका जो गणित का पेपर होता है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं, उस 20 प्रश्न में कम से कम आपको 15 नंबर तो लाना ही है, यानी कि 15 प्रश्न आपको सही करना ही है। आपका कोई भी बहाना यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप कहें कि मेरी गणित कमज़ोर है, मुझे गणित नहीं आती है, मैं गणित में बहुत वीक हूँ, तो ऐसा कहने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछली बार की परीक्षा में सुपर टेट में लगभग 4 लाख बच्चे सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई किए थे, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है। और उसमें से उनको नौकरी मिली है जिनके गणित में अच्छे नंबर थे, क्योंकि गणित आपको मेरिट में ले जाता है। बाकी के सारे सब्जेक्ट तो सब कोई कर लेता है, गणित में कम से कम गिरी से गिरी हालत में भैया 15 नंबर लाने का टारगेट आप लोग रखिए। कोई बहाना यहाँ पर आपका नहीं चलने वाला है। और गणित में अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो 20 में से 20 का टारगेट बना के चलिए। और तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि गणित के जो 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आप मौखिक ही करने की कोशिश कीजिए। अगर मौखिक नहीं कर पाते हैं, विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 1 या 2 लाइन में लिखकर ही आंसर निकाल लीजिए। तो ये 3 उद्देश्य हैं। अगले 3 से 4 महीने 5 महीने तक जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप साथ में बने रहिए। आपको ये सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये हम प्रत्येक वीडियो की स्टार्टिंग में बताते ही हैं, इसलिए बताते हैं कि आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से भटकने ना पाएं। आपको जो टारगेट है उस टारगेट को बना के रखिए। टारगेट है सरकारी नौकरी पाना। सरकारी नौकरी पाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। गणित नहीं आती है तब भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कम से कम 15 नंबर लाएंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। किसी भी चीज़ से भागना नहीं है। अगर भागने लगेंगे तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा भगाएगी। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, किसी से भागिए मत। जब आप जो कठिन है गणित, अगर आप कठिन लगती है ना, तो गणित को जब आप भगाने लगेंगे तो गणित आपसे डर के भागेगी। यानी कि आपके अगर 5 नंबर आ रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक आने लगेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते आप 15 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक भैया, तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, डायलॉग बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों को बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला प्रश्न आप सभी लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी इस प्रश्न को सॉल्व भी कर चुके होंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न को आप मौखिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई 2 संख्याएं ढूंढना है जिसको, जहाँ पर a b गुणे 8, यानी जिसका गुणा करने पर 8 आता हो और a में से b घटाने पर 5 आता हो, तो ऐसी कोई भी संख्या हमें मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार आप सीधा सीधा अपना फार्मूला लगा दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a माइनस बी का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर होगा 5 का वर्ग बराबर ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इसको तो निकालना ही है, तो इसको रहने दो, माइनस के 2 और a b का मान कितना दिया है? 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 उधर जाके ये हो गया कितना? 25 और 16 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो 16 और 25 कितना हो जाएगा भैया?
41 हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यानी कि 41 आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही लगाना था। इसमें हम विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं जिसमें दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें 8 मिल जाए और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर हमें 5 मिल जाए। तो उम्मीद है आप सभी चीज़ें समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अच्छा चलिए, इसका फार्मूला एक होता है, फार्मूला आप जान लीजिए कि यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, संख्याओं का योगफल। अभी आप लोगों ने जो इससे पहले के एक दो शायद प्रैक्टिस सेट आपने जो पहले लगाए थे उसमें सम संख्याओं का योगफल पूछा गया था, इसमें विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर, और यहाँ पर n का मान कितना दिया है, प्रथम 15 विषम संख्याएं, यानी कि n का मान यहाँ पर 15 दिया गया है। यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 का आपको वर्ग करना है, तो 15 गुणे 15 आपको करना है, और 15 का वर्ग कितना होता है भैया, 225 होता है। 225 आपका आंसर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर। n का मान प्रश्न में 15 है, तो 15 का वर्ग करेंगे, 225 आपका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ इसमें करना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 35, 45 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, लेकिन वहाँ पर ये जो संख्याएं थी, जैसे यहाँ पर 35 दिया है, यहाँ पर 45 दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, तो वहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं थी। तो छोटी संख्याओं का भाग ये दिए गए जो आपके विकल्प हैं इसमें हम लोग कर देते थे, तो हमारा विकल्प के माध्यम से आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें बड़ी संख्या, अब 35 का और 45 का और 50 का पहाड़ा तो याद नहीं है। 50 का तो तब भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन 35 का और 45 का पहाड़ा तो नहीं ना पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर एलसीएम ही लेना पड़ेगा, यानी कि 35 का और 45 का और 50 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का ये वाला सबसे सिंपल तरीका होता है, यही तरीके से एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 5 9 45 और 5 10 50, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी संख्या विभाजित होने वाली नहीं है। तो एलसीएम हमारा आएगा 5 गुणे 7 गुणे 9 और गुणे 10, ये हमारा एलसीएम आएगा। 5 सते 35, 35 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 3315 आएगा, और ये पीछे वाला 0 है, 3150 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है। प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर हमारा 5 शेष बचता है। आपको पता है जो शेष बचता है वो हमें एलसीएम में जोड़ना होता है। तो हमारा एलसीएम तो आ रहा है 3150, लेकिन शेष कितना बच रहा है 5, तो जो शेष बचता है वो हमें इसमें जोड़ना होता है। तो कुल मिला के 3155 हमारा आंसर रहेगा। 3155 विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संख्याएं दी होती हैं इसका आप एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम जितना आता है उसमें जो शेष बच रहा है, यानी कि 5 शेष बच रहा है, 5 आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सरल कीजिए, देखिए बेहतरीन सा प्रश्न है। अब यहाँ पर सरल कीजिए में आप सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अगर कोई संख्या है 2 सही 3/5, ऐसा कोई लिखा है, तो इसको हम लोग 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 सही 3/5 को 2 को अगर अलग कर दें तो प्लस के रूप में ये अलग हो जाता है। यही यहाँ पर पहले करना है। 1 सही 1/2, यानी कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इसको पहले अलग कर लीजिए। ठीक है, और सब बीच में जोड़ने का निशान है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 6 और 6 4 10, यानी 10 तो हमारा आ ही जाएगा। ये जो पूर्णांक वाली संख्याएं थी, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और फिर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, बीच में जोड़ने का निशान था, सबको हमने जोड़ लिया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। यहाँ पर बचा 1/2, यहाँ बचा है 1/4, और अगली संख्या में बचा है 1/8, और अगली संख्या में बचा है 1/16। तो पूर्णांक को हमने पहले जोड़ लिया। अब भिन्न वाली संख्याएं बची हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 10 है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या होगा भैया,
यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 में आपका एलसीएम 16 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे तो 2 8 16, ठीक है। 4 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे 4 चौके 16, 8 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे 16 एकम 16। तो यहाँ बचा है 10 और यहाँ पर ये प्लस का निशान है बीच में, ठीक है, प्लस का निशान है। और 8 4 12 और 12 3 15, 15/16 हो गया। देखिए 10 प्लस 15/16, तो हमने कहा जब बीच में प्लस का निशान हो तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और चाहे अगर बीच में प्लस का निशान ना हो तो हम लोग इसको प्लस का निशान लगाकर लिख सकते हैं। तो अब ये बीच में धन वाला जो निशान है इसको हटा दीजिए, तो 10 सही 15/16 आपका आंसर होगा। कहाँ पर है? 10 सही 15/16, 15/16 पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जब पूर्णांक संख्याएं आती हैं और बीच में प्लस का निशान होता है या माइनस का भी निशान हो, कोई मतलब नहीं है, तो उसको हमेशा जोड़ देते हैं। अगर बीच में माइनस का निशान होता तो हम वहाँ पर घटाते, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए यहाँ पर 2% दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 2% दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखिए कि ये जो पहला प्रतिशत है ये वृद्धि हो रही है, जो दूसरा वाला प्रतिशत में आंसर दिया गया है, मतलब आपको 30% दिया गया है, उसमें कमी हो रही है। तो पहले वाले परसेंटेज को x मान लीजिए। वृद्धि का मतलब होता है धन का निशान, ये वृद्धि का मतलब होता है धन का निशान, और कमी का मतलब होता है ऋण का निशान, ठीक है। तो पहले वाले प्रतिशत को x माना है, ये धन का निशान है, यानी कि 20% वैल्यू दी गई है। दूसरे वाले प्रतिशत में कमी हो रही है, कमी का मतलब माइनस का निशान, और इसकी वैल्यू कितनी है? 30%। तो इस प्रकार जब भी आपके प्रश्न में कमी या वृद्धि से संबंधित कुछ चीजें लिखी हो तो आप पहला परसेंटेज को x और दूसरे को y मान लीजिएगा। वृद्धि होगी तो प्लस का निशान लगेगा, कमी होगी तो माइनस का निशान लगेगा। अब यहाँ पर इसका एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला होता है, x + y + k xy/100। इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। x का मान है कितना भैया? 20%, y का मान है 30 लेकिन माइनस के 30, तो 30, और यहाँ प्लस के x का मान है 20, y का मान है माइनस के 30, और नीचे कितना भैया? 100, ठीक है। देखिए 20 में से 30 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 10। यहाँ पर देखिए ये 2 0 से कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस के 6 हो गया, तो -10 और -6 हो गया माइनस के 16। तो माइनस का मतलब हमने अभी आपको बताया था, माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का मतलब होता है कमी, ये अभी आपको बताया था। तो 16% की कमी हमारा आंसर है, और 16% की कमी विकल्प डी में दिया गया है। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, माइनस का मतलब होता है कमी, तो आपका आंसर आ रहा माइनस के 16, यानी कि 16% की कमी हो रही है। ये वाला विकल्प सी, इसको आप टिक मत करिएगा भूल कर भी, जल्दबाजी में 16% वृद्धि वाला टिक मत करिएगा। यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक। आसान सा बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपको। ये परसेंटेज का बहुत ही फेमस प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाए तो उसका जो लाभ होता है 50 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करो, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना फार्मूला रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है। क्रय मूल्य निकालना है। आपको पता है कोई भी वस्तु जो होती है वो हमेशा 100% होती है, यानी उसका जो क्रय मूल्य होता है वह 100% होता है, ठीक है। जब वो 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, हमेशा क्रय मूल्य 100% ही होता है। जब वो 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 120% होगा, ठीक है। और उसके स्थान पे जब वो 30% के लाभ पर बेची जाएगी तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 30% होगा, ठीक है। तो पहले 120% पे बेची जा रही थी, विक्रय मूल्य 120%, बाद में जो विक्रय मूल्य हुआ वो 130% हुआ। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत में हम लोग अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 10%। प्रतिशत में आप अंतर सीधे सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है? 10%, लेकिन
उसको कितना रुपए का लाभ होता है, 50 रुपए का लाभ होता है। यानी जो रुपए में अंतर आ रहा है 10% तो हमारे परसेंटेज में अंतर आ रहा है, लेकिन रुपए में जो अंतर आ रहा है वो 50 रुपए का अंतर आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य में अगर 10% का अंतर हो जाए तो रुपए में 50 रुपए का अंतर होता है, यानी कि 10% की जो वैल्यू है वो 50 रुपए के बराबर है। इतनी आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, बस अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, ये आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो जब 10% की वैल्यू 50 रुपया है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ इन दोनों में क्या करिए, 10 का गुणा कर दीजिए। 10 गुणा करने से आ जाएगा ना, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 500 रुपया। ठीक है, और यही 100% ही तो हमारा क्या कहलाता है भैया, क्रय मूल्य कहलाता है। ये तो आपको पहले से ही बता दिया है। तो क्रय 10% की वैल्यू 50 रुपया, तो 100% की वैल्यू 500 रुपया कहाँ पर है, विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, पता नहीं क्या क्या फार्मूला इसमें लगाएंगे और फिर भूल जाएंगे। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 10% का अंतर से 50 रुपया हमारा आता है, तो क्रय मूल्य होता है 100% आप निकाल लीजिए, 500 आ गया। ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में समतुल्य ब्याज कितना होगा, तो ये होगा भैया 21%। ऐसे सारे प्रश्न जो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो आपको मौखिक ही करना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पहले समझा देते हैं, उसके बाद कुछ दिनों में आप भी मौखिक करने लगेंगे। करना क्या है, देखो भैया, एक मिनट का समय दीजिए। आपको 2 वर्ष लेके चलना है। तो पहले वर्ष भी आपका जो ब्याज था 10% था, दूसरे वर्ष भी आपका ब्याज 10% रहेगा। तो पहले वर्ष के ब्याज को हम लोग 10% मान ले रहे हैं और दूसरे वर्ष के ब्याज को y मान लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 10% है। 2 साल के लिए लगाना है, पहले साल का जो परसेंटेज है उसको x माना, दूसरे साल के परसेंटेज को y माना। पहले साल भी 10% है, दूसरे साल भी 10% है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 साल के लिए है। अब इसका जो समतुल्य ब्याज वाला फार्मूला होता है वही आपको अभी भी पीछे हमने बताया है। अभी भी जो पीछे फार्मूला लगा है x + y और प्लस के xy/100, यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों जो वैल्यू हैं ये प्लस में है। यहाँ पर प्लस माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहली साल भी वृद्धि हो रही है, दूसरे साल भी वृद्धि हो रही है, यानी दोनों वैल्यू प्लस में है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 10, y का मान 10, यहाँ x का मान 10, y का मान 10 और नीचे रहेगा कितना, 100। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ये 10 मिलके हो गया 20, और यहाँ 1 गुणा करेंगे हो जाएगा 1 एकम 1, तो 20 और 1 हो जाएगा 21% की। चूंकि ये आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए 21% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। आंसर जब प्लस में आता है तो वृद्धि होती है, जब आंसर माइनस में आता है, जैसे कि पिछले प्रश्न में माइनस में आ रहा था, तो वहाँ पर कमी होती है। तो 21% आपका आंसर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फार्मूला है, जब आपको फार्मूला रट जाएगा तो जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे उसको आप कैलकुलेशन मौखिक ही कर सकते हैं। इसको आप मौखिक कर लेते 10, 20 और 1 का गुणा होगा 1, यानी 21% आपको ये याद रहने वाले प्रश्न है। हजारों बार ये पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं। जब हम लोग औसत को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन चलिए ये प्रश्न आ गया है तो पहले समझ लीजिए। इसमें कोई फार्मूला भैया इस्तेमाल नहीं करना, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, अपना थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके इस प्रश्न को हमें मौखिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन मौखिक सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि औसत के 2 मतलब होते हैं। जो आप फार्मूला लगा के औसत वगैरह निकालते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब ये होता है कि जैसे 2 इसके मतलब होते हैं। पहला, जब मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास 20 रुपया है, तीसरे के पास 30 रुपया है, तो औसत का मतलब होता है कि ये सबके पास बराबर रुपया हो जाए। फिर से समझिए, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया, किसी के पास 30 रुपया है, तो कुछ ऐसा करो जिससे सबके पास बराबर रुपया हो जाए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये 30 वाला अपना 10 रुपया इसको दे दे, 10 रुपया इसको दे दे, तो इसके पास हो गया 20, दूसरे वाले के पास 20 ये है, और इसने 10 रुपया दे दिया था तो इसके पास बचा 20। देखिए सबके पास बराबर हो गया, यानी इन तीनों का औसत कितना है। तो यहाँ पर हमारा औसत आ जाएगा भैया, औसत आ जाएगा कितना, 20।
पहला तो ये इसका मतलब होता है औसत का कि सबके पास बराबर 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 रुपया होना चाहिए। जब आप औसत पढ़ेंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे प्रश्न मौखिक ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि सबके पास बराबर रुपया होना चाहिए। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है औसत में कि जो बीच वाली वैल्यू होती, देखिए इसमें 3 संख्याएं थी, यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं थी, तो बीच वाला कौन सा है? बीच वाला आपका ये वाला है, ठीक है। तो औसत का ये मतलब होता है कि अगर बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी औसत होती है। अगर कौन सी संख्या हो? अगर औसत होती है। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? जब हमारी संख्याएं क्रम से लिखी हों। देखिए 10 और 20 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। 20 और 30 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। जब संख्याएं क्रम से लिखी हों तो बीच वाली जो संख्या होती है वो हमारी औसत होती है। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है। अब आपसे पूछा जाए इसमें बताइए औसत बताओ क्या होगा, तो औसत बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? बीच में 4 है, तो इसका औसत 4 है। जब संख्याएं क्रम से लिखी होती हैं, उसमें एक निश्चित क्रम होता है संख्याओं में, तो औसत बीच वाली संख्या ही होती है। ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक। अब इस प्रश्न को मौखिक करना है। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 33 है। तो पहले 7 संख्याएं बना लो। एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए 7 संख्याएं बना लेते हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, ये 6वीं हो गई, ये 7वीं हो गई। हमने कहा है कि भैया मौखिक ही तो प्रश्न करना है, तो मौखिक करो। कौन सी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मूला लगाना है? तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है? देखो 3 इधर किनारे निकल गए और 3 इधर किनारे निकल गए, तो 3 किनारे निकलने के बीच वाली संख्या कौन बची? हमारी ये वाली बीच वाली संख्या बची। तो औसत कितना है? 33 है। और कैसी संख्या है? क्रमागत है, यानी क्रम से है। तो बीच वाली संख्या की वैल्यू कितनी होगी? 33 होगी, ये हमें पता है। और क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो गिनती होती है वही हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो बीच वाली संख्या हमारी औसत निकल आई इस वाले कॉन्सेप्ट से। इस वाले कॉन्सेप्ट से 33 निकल आया। अब 33 के बाद क्या होगा? 34 होगा। यहाँ क्या होगा? 35 होगा। यहाँ क्या होगा? 36 होगा। 33 से पहले यहाँ क्या होगा? 32 होगा। यहाँ क्या होगा भैया? 31 होगा। यहाँ क्या होगा भैया? 30 होगा। अब आप इसमें कुछ भी आपने संख्याएं निकाल लिया, इसमें आपको कुछ भी पूछा जाए आप बता दीजिए। पूछा क्या जा रहा है? सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? देखो सबसे बाद में 36 है, तो यानी कि पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये सबसे छोटी ये 30 नंबर वाली होगी। तो सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे बड़ा पूछा जाए, ये आप इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, जो हमने औसत का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताया है। उम्मीद है ये तरीके आप समझ रहे होंगे। कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर हमें नहीं करना है, ठीक। और अगर फार्मूला लगाना चाहें तो कोई भी गणित की आपकी बुक होगी, वहाँ पर फार्मूले लिखे होंगे, तो फार्मूले का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। गणित को जो अंकगणित वाला चैप्टर होता है, अंकगणित में हमें कम से कम या ना के बराबर ही फार्मूले लगाना है। जो आपके बीजगणित होती है या वृत्त वाले सवाल होते हैं या त्रिकोणमिति होती है, उसमें ही हमें अपने फार्मूलों को यूज करना है, क्योंकि उसमें बिना फार्मूले के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अंकगणित में कम से कम या ना के बराबर फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। A/B/C का मान दिया गया है, तो आप इसका मान निकालना। देखो कितना आसान मान है। यहाँ पर सवाल है A/B/C बराबर 1:2:4, यानी A की वैल्यू इस कंडीशन में 1 है। इस चीज को समझिए। यहाँ पर B की वैल्यू, बीच वाली वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू 4 है। तो A/B/C बराबर 1:2:4 का मतलब होता है कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 4 है। अब यही आप आंसर रख दीजिए, आपका यही आप वैल्यू इसमें रख दीजिए क्वेश्चन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 गुणे A², A का मान कितना? 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। फिर B² B है 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। फिर C² C है 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा भैया 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 एकम हो गया 5 और प्लस के 4 और प्लस के 16, 5 4 9 और 16 9 हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 25 का वर्गमूल होता है 5। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को गलाया गया है। ठीक है, ये बड़ा शंकु है, इसको गलाया गया है। तो गला के छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं, जिसमें से जो छोटा शंकु बनाया गया है उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 1.5 मीटर आधार वाली त्रिज्या है। तो छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं, तो ढले हुए शंकुओं की संख्या निकालना है। यानी कि बड़ा, इस प्रकार से एक बड़ा सा शंकु था, इसको गला के छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। तो आपको बताना है छोटे छोटे कितने शंकु हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। जो बड़ा वाला ये वाला जो बड़ा वाला शंकु है, इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। h का मान दिया है प्रश्न में 20। ठीक है, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R का मान दिया है प्रश्न में कितना, 15। जो छोटा वाला शंकु है, इसकी ऊंचाई प्रश्न में साफ साफ लिखी है 5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h मानते हैं, स्मॉल h है, और त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि ये इसका कितने शंकु होंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है। जो बड़ा वाला शंकु है उसका क्षेत्रफल ऊपर लिख देना है। तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि बड़े शंकु का जो त्रिज्या है हमने r माना है, ऊंचाई को h माना है। और नीचे क्या लिखना है, छोटे शंकु का आयतन। तो यहाँ क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, आयतन लिखेंगे। तो 1/3 पाई फिर r स्क्वायर और ये स्मॉल h। ठीक है, कितने शंकु होंगे निकालने के लिए बड़े वाले शंकु में से छोटे शंकु का भाग कर देना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r स्क्वायर, r का मान है कितना यहाँ पर 15, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 15 गुणे यहाँ पर 15 आ जाएगा। ऊंचाई कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, 20 दी गई है। बड़े वाले शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 20 दी गई है। छोटे वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1.5 है। तो r स्क्वायर यानी कि 1.5 गुणे कितना है 1.5, और ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे, यहाँ 2 दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो का ऊपर गुणा हो जाएगा, नहीं 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गए और 5 चौके कितना बचा, 5 चौके 20। तो यहाँ 4 बचा है और 100 के 2 जीरो बचे हैं, यानी कि 400 हमारा आंसर है। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना था। ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सुपर टेट में आते रहते हैं। तो ऊपर बड़ा वाला शंकु का आयतन लिखना है, नीचे छोटे वाले शंकु का आयतन लिखना है और भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है कि आपको जो यहाँ पर मात्र 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है, उसको जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। क्योंकि किताब जब आप खरीदेंगे किसी प्रैक्टिस सेट की, तो उसकी कीमत मुख्यतः 150 रुपये होती है। कोई 100 रुपये में मिलेगी, कोई 120 में मिलेगा, कोई 150 में मिलेगी, कोई किताब आपको 200 रुपये में भी मिल सकती है। और इसमें कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, मात्र 15 अथवा 20 प्रैक्टिस सेट ही रहते हैं। अगर आप 10 किताबें खरीदेंगे तब आपको कहीं पर जाकर आपके 1,500-2 हज़ार रुपया भी खर्च हो जाएंगे और उन 10 किताबों का मटेरियल तब आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर मात्र 100 रुपये में 250 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसको खरीद लीजिएगा। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक इसके प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी कि भैया आपको सरकारी नौकरी से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।